Good morning, everyone. Let's get started with the themes of the second sex. Immanence versus transcendence. Immanence मतलब है स्थिरता, ट्रांसेंडेंस है मतलब श्रेष्ठता. ओके, यहाँ पे आदमी और औरत के व्यवहार से लेके सोसाइटी में पोजीशन से लेके बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशंस पर भी बात होगी. Simone de Beauvoir uses immanence to describe the historic domain assigned to women, a closed-off realm where women are interior, passive, static and immersed in themselves. यहाँ पर सिमोन डे बुआ एमिनेंस वर्ड का यूज़ कर रही है स्थिरता जैसे वर्ड का, जो हिस्टोरिकली डोमिनेशन के साथ विमेन पर अधिकार जमाए हुए हैं. अ क्लोज्ड ऑफ रेल्म, रेल्म मतलब है अधिकार, वेयर विमेन आर इंटीरियर, वो अपने अंदर ही रहती है, ठीक है, चार दीवारों के अंदर, पैसिव है, सहनशील है, स्टैटिक है, ठीक है, जो स्थिर रहती है, अचल टाइप की है, ठीक है. स्टैटिक एक ही फिगरेटिव वर्ड है वैसे तो. ये स्टैटिक मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहती है, वो अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाहती, ये है सेंस कहने का. एंड इमर्स्ड, और अपने ही पोजीशन के अंदर खुश है, मग्न है, इन देम सेल्फ. ओके, ट्रांसेंडेंस designates द अपोजिंग मेल लॉट. अब ट्रांसेंडेंस जो है श्रेष्ठता वाला वर्ड है, वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? मेल के लिए, जो एक्टिव है, क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, पावरफुल है, एक्सटेंडेड आउटवर्ड इन टू द एक्सटर्नल यूनिवर्स, जो खुला है इस पूरे खुले यूनिवर्स, एक्सटर्नल यूनिवर्स में प्रोडक्टिव काम करने के लिए. बजाय इसमें जो एमिनेंस वर्ड यूज़ कर रखा है वो अपनी ही जगह पर केंद्रित है और इंटीरियर वर्ड यूज़ किया है औरतों के लिए, ठीक है. तो इस थीम पर भी बात की जा सकती है. इवन ह्यूमन लाइफ should permit the interplay of these two forces, eminence and transcendence. यही इस पूरे ह्यूमन लाइफ के का दो फोर्सेस हैं, एमिनेंस और ट्रांसेंडेंस, मतलब औरत और आदमी, मेल एंड फीमेल. बट थ्रू आउट हिस्ट्री मैन हैज़ डिनाइड वीमेन द ट्रांसेंडेंट रोल. अब यहाँ पर आदमी जो है ना, अगर हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखते हुए आए तो आदमी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि औरत भी ट्रांसेंडेंस वाला रोल निभा सकती हैं. इन हर स्टेज बाय स्टेज डिस्क्रिप्शन ऑफ वीमेन सिचुएशन, अगर हम हर समय के अकॉर्डिंग औरतों की स्थिति पर बात करें तो डिबॉर शोज हाउ वीमेन आर फोर्स्ड टू relinquish their existential right to transcendence and accept a circumcised, repetitive imprisonment. यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल स्टेज बाय स्टेज औरत की स्थिति को डिस्कस करें, देखें, तो औरतों को फोर्सफुली relinquish छोड़ना पड़ता है वो सब अधिकार जीने के लिए. कैसे अधिकार? जिसमें वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बता सकती हैं और रिपीटेटिव इम्प्रिजनमेंट को झेलती हुई आ रही हैं. निरंतर चलने वाली उनकी कैद में रहना वो एक्सेप्ट करती आ रही हैं. इसीलिए ट्रांसेंडेंस जैसा वर्ड उनके लिए यूज़ नहीं करा जाता. देयर इज़ नो एस्केप फॉर देम, और यहाँ से भागा भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट थ्रू मैन, जब तक आदमी जात खुद नहीं ये एक्सेप्ट कर ले कि ये वर्ड उनके लिए भी है. एंड इवन दिस इज़ अ डेड एंड, और यही एक मौत भी है और तो औरत की प्रजाति का खात्मा भी है. मैन हैज़ प्रोजेक्ट्स, एक्टिव्स, accomplishment, women just as men. और यहाँ पर और भी तुच्छ बात क्या है कि आदमी है जो प्रोडक्टिव है, एक्टिव है, सब चीज़ें हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको एक्म्प्लिश भी करता है. लेकिन औरत सोच भी लेना
कि उसको इंडिपेंडेंटली जीना है, तो वो सिर्फ आदमी ही बन पाएगी, वो अपनी फिर भी आइडेंटिटी नहीं देख सकती है। अब हम आज़ादी के नाम पर क्या कहते हैं कि हाँ जैसे सूट नहीं पहनना है तो हम पेंट पहन लेते हैं, तो वो पेंट कौन पहनता है? आदमी पहनता है ना। तो हम मीर कॉपी बनते जा रहे हैं आदमी की, हमने अभी भी अपने लिए अपनी आज़ादी नहीं देखी है। ठीक है, एक ये तो छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने किसी और बुक में पढ़ के लिया। नेचर वर्सेस नर्चर, सेकंड थीम, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब है जो एक नेचर जो हमारा बनता है, नर्चर जो है जो जिस परवरिश को लेके हम बनते हैं। ठीक है, एक तो नेचर वैसे सोसाइटी के साथ डेवलप होता है, एक नर्चर जो हम बनाते हैं। जैसे लड़की और लड़का साथ में पल्ले बढ़ते हैं। ठीक है, नेचर जैसा वो उनका बनेगा, इंडिविजुअली बनेगा, वो किसके बेस बनेगा? जिस तरीके की उनकी नर्चरिंग होगी, जिस तरीके की उनकी परवरिश होगी। तो यहाँ पर ये, अगर आज हम इस स्थिति में हैं, अगर हम सह रहे हैं कुछ भी, तो वो हमारी परवरिश इस तरीके की सहने योग्य बनाई गई है। ठीक है, तो ये है नेचर वर्सेस नर्चर। डिबुआर बिलीव्स दैट women's inferiority in society is a result not of natural differences but of differences in the upbringing of men and women। यहाँ पर सिमोन डे बुआर ये बिलीव करती है इस बात पर कि औरतों की जो इन्फीरियोरिटी आज इस सोसाइटी में बनी हुई है वो रिज़ल्ट नेचुरल नहीं डिफरेंसेस से नहीं है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है इसलिए बन गई है आज उनकी इन्फीरियोरिटी। नहीं, वो तो बनाई गई है बचपन से, जैसी शिक्षा आदमी और औरत को मिली है। मेल डोमिनेशन इज़ नॉट inherent or fated but conditioned at every stage of development। आदमी को डोमिनेशन की पावर जन्मजात नहीं मिली है, भाग्य से नहीं मिली है, वो बनाई गई है। जब वो बड़ा हो रहा था उसके हर स्टेज पर उसको ये जताया जाता था, दिखाया जाता था कि तुम एक डोमिनेशन में हो और रहोगे हमेशा। आप एग्जाम्पल अपने डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हो, अपने घर में देख सकते हो, सबसे ज़्यादा तो आस पड़ोस में देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो। ये हमारी नर्चरिंग का इफ़ेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग औरतें ऐसी बनती है और आदमी भी वैसे बनते हैं। ठीक है, सिमोन डे बुआर सेज दैट मैन लर्न्स हिज पावर। आदमियों को सिखाया जाता है पावर में रहना। बाय द सेम टोकन विमेन इज़ नॉट बॉर्न पैसिव, मीडियोकर और इमिनेंट। यहाँ पर और इसी तरीके से, इसी सेम रवैये से औरत को भी बनाया जाता है। वो पैदाइशी पैसिव नहीं होती, एक एवरेज नहीं होती है और स्थिर जैसी सोच नहीं होती है उसकी, वो पैदाइशी ऐसी नहीं होती है। उसको भी इस बचपन में ये नर्चरिंग, ये कंडीशनिंग मिलती है उसको, इस तरीके से वो जवान हो के ऐसी बनती है और उसकी सोच डेवलप ही नहीं हो पाती है। रादर शी इज़ सोशलाइज टू बिलीव दैट प्रॉपर वीमेन मस्ट एम्बॉडी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें कि तो आज की जो स्थिति है औरतों की, वो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से बनी है जो कि एक सटल है। ठीक है, जो सूक्ष्म रूप से कभी विकास ही नहीं हुआ, उसका विस्तृत ही नहीं हो पाई उसकी सोच। शी इज़ कंडीशन्ड टू बिलीव दैट डिनाइंग हर ट्रू सेल्फ इज़ द ओनली वे टू अचीव हैप्पीनेस एंड गेन एक्सेप्टेंस। अब यो क्या मानने लग गई है, उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई है कि जो भी सिचुएशन आपको मिलती है ना उसमें एडजस्ट करना सीखो। ठीक है, अपने ट्रू सेल्फ को डिनाई करो और जो मिल रहा है, अचीव हो रहा है, वो उसे खुशी खुशी लो, हैप्पीनेस से लो, तभी तुम कुछ पा पाओगी। ये बनाया गया है उसको बचपन से। टू ब्रिंग अबाउट सब्सटेंशियल चेंजेस इन सोसाइटी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट बी एजुकेटेड डिफरेंटली फ्रॉम द आउटसेट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सोसाइटी चेंज कैसे होगी, आने वाली नई पीढ़ियों को, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को एजुकेट करा जाना चाहिए अलग अलग सोच के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी में जिस टाइम पर पनप रही हैं सिचुएशन, उसके हिसाब से उनको इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए तैयार करना पड़ेगा। सिंस दे आर बॉर्न इक्वल, द पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट ऑफ देयर बीइंग इक्वल इन एडल्टहुड एज वेल एज इन द चाइल्डहुड। यहाँ पर अगर वो
पैदाइशी इक्वल है जब हम मान लेते हैं, आज भी कहते हैं कोई नहीं, बेटा और बेटी एक बराबर ही होते हैं, किसी के घर बेटी भी पैदा हो जाती है तब हम कहते हैं ना बेटा बेटी एक बराबर है। तो जब वो बचपन में एक बराबर मान लिए जाते हैं तो बड़े होते होते उनके एडल्टहुड आते आते उनके साथ क्या हो जाता है, ऐसा वो अलग अलग सोच के क्यों बन जाते हैं दोनों। अगर हम बचपन में उनको सही एक बराबर लेके चलेंगे तो एडल्टहुड में भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वालिटी रखेंगे दोनों की, अगर उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई होगी तो। बट इट इज़ अप टू सोसाइटी टू चेंज इट्स स्क्यूड पर्सपेक्टिव्स। लेकिन अब हमें सोचना के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को चेंज करना है तो हमें भी इस तुच्छ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो थीम है, प्रोडक्शन वर्सेस रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बात कही है सिमोन डे बुआ ने, विमेन आर बोथ ट्रेजर्ड एंड रिविल्ड for their reproductive function, and Simone de Beauvoir explains that one of the central problems of the female situation is the difficulty of reconciling women's reproductive capacity with her productive capacity। यहाँ पर औरत जो अपने आप में खजाना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन का, जो सिर्फ बच्चे औरत ही पैदा कर सकती है, रिप्रोडक्शन का खजाना है, लेकिन यहाँ पर औरत को खुद को सोचना पड़ेगा कि उसकी जो सिचुएशन है ना, ये अपने आप में जो एक उसको पावर मिली है रिप्रोडक्शन वाली, इसको प्रोडक्टिव वे से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्लूड्स हर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन लेबर और अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ हर सोसाइटी। यहाँ पर वो एक इस लेबर के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर रही है इस सोसाइटी में, एक नई जनरेशन को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। तो वो इस सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी वाला भी पार्ट निभा रही है। जितने जिस तरीके से बच्चे पैदा करेगी उतना ही असर इकोनॉमी का, इस सोसाइटी का, इस देश पे पड़ता है, ठीक है। ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, अगर हम और क्लोज से देखें, सिमोन डे बुआ फाइंड्स दैट रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं डे बुआर के अकॉर्डिंग। विमेंस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शुड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम फुलफिलिंग अ पोजिशन इन सोसाइटी बियॉन्ड द होम। उसकी एक ये कैपेसिटी जो है ये उसको रोकती नहीं है उसकी पोजीशन को सोसाइटी में हासिल करने के लिए। विमेन इज़ नीदर एक्सक्लूसिवली अ वर्कर नॉर एक्सक्लूसिवली अ वूम। वो एक तरीके का वर्कर ही नहीं है। अगर उसको वूम दी गई है बॉडी में तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही बनी है। उसको खुद को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है, सोसाइटी के प्रेशर्स पे आके नहीं करे। अगर वो नहीं चाहती है बनना तो वह नहीं बनेगी, वो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, सोसाइटी हमारी परेशान करके रख देती है। शादी को इतने साल हो गए हैं और बच्चे नहीं हुए अभी तक, तो ये उसकी खुद की मर्ज़ी है। वो उसको एक वर्कर के तौर पर ना लेके आए। शादी हो गई है तो हमें इतने टाइम में बच्चा चाहिए ही चाहिए। ये गलत सोच है, इसको चेंज होना पड़ेगा सोसाइटी में। जब तक औरत खुद के बारे में नहीं सोचेगी, उसको ये एहसास दिला दिया जाता है कि तेरे अंदर कमी है और तू तो कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। थ्रू आउट हिस्ट्री विमेन हैज़ बिन इंस्लेव्ड टू हर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो औरत को एक तरीके का स्लेव बना दिया गया है। जो उसके पास गुण था उसको मैकेनिकल तौर पर यूज़ किया जा रहा है सिर्फ रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, ठीक है। हर लाइफ टू द प्रेजेंट हैज़ बीन एन uninterrupted succession of pregnancies and her conditions to society have been restricted to her womb। उसकी जीवन ही ऐसा बना दिया गया है जिस पर हर कोई आकर हक दिखाने लग जाता है कि अब आपको बनना चाहिए, और 100 तरीके की सवाल जवाब और सजेशंस मिलने लग जाते हैं। अब आपको ये करना चाहिए, ये तो राइट टाइम है शादी करने का, ये तो राइट टाइम है बच्चे पैदा करने का। तो वो किसी और कोई और आके हमें सीख देने का क्या मतलब है। Technology has failed to incorporate women into the workplace, for she must still juggle the burdens of childbearing and child rearing unassisted
एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर इवन द मोस्ट एनर्जेटिक मदर्स। अब ये जो है आजकल की जो औरतें हैं जो बाहर भी काम करती है घर पे भी काम करती हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा और भी मुश्किल हो जाता है बच्चे पैदा करना, साथ में उनको पालना भी। चाहे कोई ये बहुत ही एनर्जेटिक मदर हो, उसके लिए भी इम्पॉसिबल टास्क है दोनों चीज़ें को साथ में करना। फॉर वीमेन टू अचीव मोर देन लिबरेशन द एंटर ऑफ वर्क प्लेस एज मैन इक्वल। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे लिए डुअल स्लेव जैसी पोजीशन हो गई है। घर में भी करेंगी क्योंकि बच्चे सिर्फ माँ के ही ऊपर थोपे जाते हैं कि यही सारा कुछ करेगी, खाना पिलाने से लेके सारी चीज़ें, ठीक है। और आज़ादी के नाम पर हमने उसको जॉब तो दे दी है, जॉब लेके वो वर्क प्लेस पे भी जाती है। अब वहाँ पर भी उसको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है कि तुम तो आदमियों के बराबर हो ना, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है, तो यहाँ पर आदमियों के बराबर काम करो। तो वहाँ पर भी उनको आदमियों के बराबर काम करना पड़ता है। अब ये और घर में आदमियों से ज़्यादा काम, घर में तो आदमी आके काम नहीं करता ना, वो बच्चों को भी देखेंगी और घर को भी देखेंगी, तो डबल अपने लिए ही काम बढ़ा लिया है औरतों ने इक्वालिटी हासिल करने के लिए या लिबरेशन हासिल करने के लिए। द न्यूक्लियर फैमिली मस्ट बी रिकन्फिगर्ड सो दैट शी इज़ एबल टू लीव द होम। अब यहाँ पर दोबारा अपनी इस स्थिर वाली पोजीशन में आने के लिए औरतों ने ही घर को छोड़कर काम पे जाना शुरू कर दिया था, तभी ये सारी प्रॉब्लम उभर के आई हैं। सोशल स्टिग्मा क्या है, अनवेड मदर्स एंड अबॉर्शन मस्ट बी लिफ्टेड टू अलाउ वीमेन टू टेक चार्ज ऑफ हर ओन प्रेगनेंसीज। अब यहाँ पर है ये एक ऐसा कलंक बना दिया गया है कि शादीशुदा जो औरतें नहीं हैं या जो एबॉर्शन अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकती हैं, औरतों को ये चार्ज और उनकी प्रेगनेंसी का खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है लाइफ पे, ठीक है। नहीं शादी करना चाहती तो नहीं करें, और अगर नहीं बच्चे पैदा करना चाहती तो एबॉर्शन जैसा हक भी वो खुद ही निभा उठाएं, ये हक नहीं दिया गया उनको। थ्रू आउट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वीमेन to be permitted to participate in work. It is more important for her to be integrated into the totality of human reality to become a true partner of men। यहाँ पर क्या है कि ये सीखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आप औरत जो खुद है वो एक काम में ही पार्टिसिपेट करने वाला हिस्सा नहीं है सिर्फ सोसाइटी में, वो एक टोटलिटी में ह्यूमन रेस का एक हिस्सा है जो आदमी के ट्रू पार्टनर के रूप में अपना रोल निभा रही है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें जो अपब्रिंगिंग से आती हैं, जो हमने अपने ऊपर ही थोप ली हैं, वो सब बेकार हैं। हमें उस ह्यूमन रियलिटी को अपनाना पड़ेगा कि हम एक ट्रू पार्टनर टू मैन एक हिस्सा हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।